हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। आज हम 2015 से लेके 2024 तक जितने भी आज तक आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आज हम 2025 का राजन का सीरीज़ सॉल्व कराएंगे। इसके पहले आपका सामाजिक अध्ययन का पार्ट 1 वीडियो आ गया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनाया है हमने, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जितने भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं आप लोग पूरा का पूरा याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे देखने को। तो हम लोग मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जो थे करा रहे थे, जिसमें हमने 100 प्रश्न आपका सामाजिक अध्ययन का कंप्लीट किया है। आज हम उसके आगे से देखेंगे। तो दोस्तों, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में 100 क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस के कंप्लीट किए थे, आपके अभी 100 प्रश्न आपके बचे हुए हैं। इसको हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो 101 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव ने, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन स है वॉरेन हेस्टिंग ने, ऑप्शन द दिया है सर जॉन शोर ने। तो दोस्तों, जो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली है आपका, इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन ब करेक्ट है आपका। तो दोस्तों, जो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली है इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया था। जो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इन्होंने 1793 में इस व्यवस्था को लागू किया। तो इस लागू करने का क्या इसका मुख्य उद्देश्य रहा था? तो जो ब्रिटिश सरकार है इसके लिए एक स्थिर राजस्व आय का सुनिश्चित करना था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ऑप्शन अ है 1760 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, कि 1762 ईस्वी में, या 1765 ईस्वी में। तो इलाहाबाद की जो संधि है आपकी वह 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। यह जो इलाहाबाद की संधि है वह किसके बीच में हुई थी? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच में इलाहाबाद की संधि आपकी 12 अगस्त 1765 में हुई। इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला है, नकदी फसल कौन सी है? ऑप्शन अ गन्ना, ऑप्शन ब गेहूँ, ऑप्शन स है चाय, ऑप्शन द दिया है दालें। तो दोस्तों, नकदी फसलें कौन सी फसलें होती हैं? ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें हम लाभ कमाने के लिए बेचते हैं, बजाय इसके कि इनका उपयोग खुद के खाने के लिए किया जाए। मतलब हम उसको लाभ कमाने के लिए बेचते हैं, ना कि खुद के खाने या उपयोग के लिए। तो ऐसा, इसे हम दूसरे शब्द में ऐसे कह सकते हैं कि जो फसल बाज़ार में किसान बेच के पैसा कमाते हैं वो नकदी फसल होती हैं। जैसे कि आपका कपास, गन्ना, जूट, कॉफ़ी, चाय, तंबाकू, तिलहन, ये सभी आपकी नकदी फसलें होती हैं। तो ऑप्शन में आपका दोस्तों गन्ना और चाय दोनों दिया है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका अ और स दोनों होता है। पता नहीं क्यों ऐसे इसमें दोनों दे दिया है, या तो अ और स देना था ऑप्शन में, लेकिन बट इन्होंने एक साथ दोनों दिया है। करेक्ट तो आपका दोनों होना चाहिए, गन्ना और चाय को ऑप्शन में आता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, गन्ना और चाय दोनों आपकी नकदी फसलें हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में दोनों दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन अ महाराष्ट्र में, ऑप्शन ब राजस्थान में, ऑप्शन स है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन द दिया है तमिलनाडु में। तो आपका जो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है वह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन स करेक्ट है। नेक्स्ट है, धात्विक पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन अ लोहा, ऑप्शन ब है तांबा, ऑप्शन स दिया है सोना, ऑप्शन द ये सभी। तो धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आपके सभी लोहा, तांबा, सोना, ये सभी आपके धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से ऑप्शन द करेक्ट है आपका। धात्विक पदार्थ हम उन्हें कहते हैं जो धातु से बने होते हैं और जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं, जैसे कि उसमें चमक हो, चालकता हो, आघातवर्धनीयता हो। इस तरह से आपका
ये सभी जो धात्वी हो गई, लोहा भी हो गया, तांबा, इसमें इन सब में सोना, सब में क्या होता है, चमक होती है, चालकता भी होता है, आघात वर्तनीयता, ये सभी चीज़ें उपस्थित होती हैं। तो ये सभी धात्विक पदार्थ हैं आपके। ऑप्शन द आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है संचार का साधन क्या नहीं है। ऑप्शन अ टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन ब हेलीकॉप्टर, ऑप्शन सा है इंटरनेट, ऑप्शन द ईमेल। तो संचार का साधन इस तरह से तो आप सभी जान गए होंगे, तो हेलीकॉप्टर से कोई संचार तो नहीं हम लोग करते हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ब करेक्ट है। बाकी सभी संचार के साधन है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, इंटरनेट, ईमेल, सभी संचार के साधन है। नेक्स्ट है महान विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन अ अमेरिका में, ऑप्शन ब है अफ्रीका में, ऑप्शन सा दिया है एशिया में, ऑप्शन द है ऑस्ट्रेलिया में। तो महान विक्टोरिया मरुस्थल आपका कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, जो कि एक क्या है, उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है आपका महान विक्टोरिया मरुस्थल। आगे है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन ए 14 को, ऑप्शन बी 2 को, ऑप्शन सा 15 को, ऑप्शन द दिया है 12 को। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल जो 12 सदस्य हैं इनको मनोनीत किया जाता है। तो कितने सदस्य टोटल, 12 सदस्य होते हैं। जो सदस्य होते हैं वे साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विषय जो विशेषज्ञ होते हैं। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन आपका जो द है वह करेक्ट है। अगला है बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। ऑप्शन अ दौलत खां लोधी था, ऑप्शन ब सिकंदर लोधी, ऑप्शन स इब्राहिम लोधी या ऑप्शन द बहादुर शाह। तो बाबर का आक्रमण जब हुआ था उस समय दिल्ली का शासक जो था वह था इब्राहिम लोधी। तो तरह ऑप्शन सा करेक्ट है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोधी था। अगला है हुमायूं नामा का रचयिता कौन था। ऑप्शन अ है हुमायूं, ऑप्शन ब है बाबर, ऑप्शन स गुलबदन बेगम, ऑप्शन द दिया है फैजी। तो हुमायूं नामा के रचयिता कौन थे, गुलबदन बेगम थी। वह मुगल बादशाह जो बाबर था उनकी बेटी और हुमायूं की बहन थी। तो इस तरह से हुमायूं नामा के रचयिता गुलबदन बेगम थी। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन स। नेक्स्ट है कालिंसर का दुर्ग स्थित है कहाँ, बुंदेलखंड में, झारखंड में, रुहेलखंड में या छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन अ जो है वह बुंदेलखंड में स्थित है कालिंसर का दुर्ग। ऑप्शन अ करेक्ट है आपका, बुंदेलखंड। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में या 1581 ईस्वी में। तो दोस्तों जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वह आपका 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। जो पहला युद्ध 21 अप्रैल 1556 को हुआ था वह किसके बीच में हुआ था, वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। पानीपत का जो था वह 3 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। दूसरा युद्ध हुआ था आपका 5 नवंबर 1556 को जो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। किसके बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरा युद्ध आपका 14 जनवरी 1761 को हुआ जो कि मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन पानीपत का 3 युद्ध जो हुआ था कब पहला हुआ था, कब दूसरा या कब तीसरा, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है किनके किनके बीच में लड़ा गया। तो तीनों डेट याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 को पहला युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1526 को हुआ था, तीसरा युद्ध आपका 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तीनों युद्ध का नाम मतलब कब हुआ था इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। अजमेर में है कि मालवा में है, फतेहपुर सिकरी में है या ग्वालियर में है। तो दोस्तों जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं उनकी दरगाह अजमेर जो कि राजस्थान में है। कहाँ पे, अजमेर राजस्थान में। ऑप्शन अ करेक्ट है आपका। इसे अजमेर शरीफ दरगाह भी कहते हैं हम, और जो यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण सूफी दरगाहों में से एक है। इसको याद रखें। ऑप्शन किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए थे। ऑप्शन अ अंग्रेज, ऑप्शन ब पुर्तगाल, ऑप्शन स फ्रांस, ऑप्शन द डच। तो किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए थे। तो भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए पुर्तगाली व्यापारी आए थे। कौन, पुर्तगाली। इस तरह ऑप्शन ब आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में, 1772 में, 1780 ईस्वी में या 1784 ईस्वी में? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो था वह 1784 में लागू हुआ था। कब? 1784 में। ऑप्शन द करेक्ट है आपका। अगला है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1828 ईस्वी में, 1831 में या 1829 में या ऑप्शन द है 1830 ईस्वी में? तो दोस्तों, सती प्रथा का अंत आपका 1829 ईस्वी में हुआ था, जब ब्रिटिश शासक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। तो यह प्रथा जो थी वह भारत में एक प्राचीन हिंदू प्रथा थी, जिसमें पति की मृत्यु के बाद क्या उसकी विधवा को भी चिता में जला दिया जाता था। सती प्रथा यही था जिसका अंत हुआ था 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब की गई? 1851 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में या 1854 में? तो भारत में डाक विभाग की स्थापना 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी में हुआ। 1 अक्टूबर 1854 में भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई। तो ऑप्शन द करेक्ट है आपका। अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है या उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ब करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, रूबी क्या है? अभ्रक है, तांबा है, लोहा है या कोयला? तो रूबी क्या है आपका? एक अभ्रक है। क्या है? अभ्रक। ऑप्शन अ करेक्ट है आपका। अगला है, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? 1, 2, 3 या 4? तो दोस्तों, वर्तमान में अगर कहेगा नेशनल वाटरवेज यानी राष्ट्रीय जलमार्ग भारत में 111 हैं। ये जो जलमार्ग हैं अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। 2016 में जो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम था इसके तहत ये घोषित किया गया था। तो वर्तमान में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। इसमें ऑप्शन सही नहीं दिए गए हैं, तो इस तरह से आपका 111 होना चाहिए। तो अभी क्या सही माने? कुछ भी नहीं, 111 याद रखिएगा आप। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट या ईमेल? तो अभी हमने पीछे देखा, एक क्वेश्चन हमको लग रहा है रिपीट हो गया है। तो यहाँ हेलीकॉप्टर जो था वह संचार का साधन नहीं है। ऑप्शन ब करेक्ट है आपका। अगला है, भारत में शासन का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में शासन का प्रमुख कौन है? ऑप्शन अ प्रधानमंत्री, ऑप्शन ब राष्ट्रपति, ऑप्शन स राज्यपाल या ऑप्शन द मुख्य न्यायाधीश? तो भारत में शासन का प्रमुख आपका प्रधानमंत्री होता है। संवैधानिक प्रमुख आपका राष्ट्रपति होता है, जो लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं वह प्रधानमंत्री के पास होती हैं, जो मंत्रिपरिषद के क्या प्रमुख होते हैं। तो भारत में शासन प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन अ करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, सूर्योदय का देश कौन सा है? ऑप्शन अ चीन है कि जापान या असम या फिर गुजरात? सूर्योदय का देश कौन सा है? तो जापान जो है इसको हम सूर्योदय का देश कहते हैं। इसे यह नाम इसलिए मिला है क्योंकि जो सूरज है उसकी पहली किरणें सबसे पहले जापान में ही दिखाई देती हैं, इसलिए हम सूर्योदय का देश कहते हैं जापान को। इस वजह से ऑप्शन अ आपका करेक्ट है, जापान। नेक्स्ट है, 7 टापुओं का नगर कौन सा है? कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली या मुंबई? तो 7 टापुओं का नगर, तो मुंबई को हम 7 टापुओं का नगर कहते हैं। ऑप्शन 10 जो है आपका करेक्ट है। जो मुंबई शहर है यह 7 अलग अलग द्वीपों से मिलकर बना है, जिन्हें 19वीं शताब्दी में जोड़ा गया था, इसलिए मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि यह क्या है? 7 अलग अलग द्वीपों से मिलकर बना है, तो इस वजह से ऑप्शन द करेक्ट है। नेक्स्ट है, एशिया का पेरिस है कौन सा? जापान, थाईलैंड, नीदरलैंड या भारत? एशिया का पेरिस हम किसे कहते हैं? जापान को एशिया का पेरिस कहा जाता है। ऑप्शन अ करेक्ट है। नेक्स्ट है, मैरियाना गर्त का संबंध किससे है? ऑप्शन अ प्रशांत महासागर, ऑप्शन ब है हिंद महासागर, ऑप्शन स दिया है अरब सागर या कोई नहीं? तो मैरियाना गर्त जो है इसका संबंध प्रशांत महासागर से है, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है, और यह जो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है मारियाना ग्रंथि, इसको याद रखिएगा। मारियाना ट्रेंच जो है वह प्रशांत महासागर से संबंधित है, जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। ऑप्शन अ आपका करेक्ट है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? ऑप्शन अ भारत है, ऑप्शन ब जापान, ऑप्शन स है ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश आपका भारत है, ऑप्शन अ करेक्ट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर भारत में है। भारत का जो डाक नेटवर्क है दुनिया में सबसे बड़ा है और देश के हर कोने में फैला हुआ है, जिसमें जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र हैं ये भी शामिल हैं। इस वजह से आपका ऑप्शन अ करेक्ट है, भारत। नेक्स्ट है, गगनचुंबी इमारतों का नगर कौन सा है? यूएसए, चीन, जापान या भारत। ऑप्शन अ आपका यूएसए जो है वह करेक्ट है। गगनचुंबी इमारतों का नगर यूएसए है। अगला है, देश में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है या राज्यपाल या उपराष्ट्रपति। तो देश में जो आपातकाल की घोषणा है वह राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन अ करेक्ट है आपका। 130 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। तो भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख आपका राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन अ करेक्ट है, क्या? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552, 250, 245 या 260। तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। कितना? 552। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250, 245, 545 या 251। तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 यानी 250 है। ऑप्शन अ सही है आपका। अगला है, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग को, लॉर्ड हॉर्डिंग्स को, लॉर्ड क्लाइव को या लॉर्ड कर्जन को। तो पिंडारियों के उन्मूलन का जो श्रेय है और लॉर्ड हेस्टिंग को जाता है। किसको? लॉर्ड हेस्टिंग्स को। ऑप्शन अ करेक्ट है। अगला है, गॉर्डन सिटी कौन सी है? यूएसए, कानपुर, जापान या इलाहाबाद। तो गॉर्डन सिटी आपका यूएसए है। ऑप्शन ए सही है, गॉर्डन सिटी यूएसए। ऑप्शन अ सही है। अगला है, अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, पंपास। ऑप्शन सा है दोनों, ऑप्शन द कोई नहीं। तो अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन अ सही है, सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? वाइकिंग, मंगलयान, पृथ्वी प्रथम जो है कोई नहीं। तो वाइकिंग, मंगलयान, पृथ्वी वन प्रथम में से कौन सा आपका मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है? तो वाइकिंग जो है वह आपका मंगल ग्रह पे उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। ऑप्शन अ सही है आपका। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया महाद्वीप, यूरोप या दक्षिण अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। कौन सा? एशिया महाद्वीप। ऑप्शन ब सही है। अगला है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया, यूरोप या अमेरिका महाद्वीप। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। ऑप्शन अ सही है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर या कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर। ऑप्शन ब सही है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? ऑप्शन अ स्वेज नहर, ऑप्शन ब है कील नहर, ऑप्शन सा दोनों है, ऑप्शन द में कोई नहीं। तो विश्व की सबसे बड़ी नहर आपकी स्वेज नहर है। कौन सी? स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है। इस तरह से ऑप्शन अ आपका सही है, ऑप्शन अ स्वेज नहर। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। ऑप्शन ब 7 है, ऑप्शन स है 8 या 9 अंग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। एक यहाँ है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये आपके सभी 6 प्रमुख अंग हैं। फिर से सुनिएगा, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये सभी आपके 6 प्रमुख अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। इस तरह से ऑप्शन अ सही है आपका। अगला है, विश्व की जन्नत है? थाईलैंड, जम्मू कश्मीर, पेरिस या ब्रिटेन। तो विश्व की जन्नत आपकी ब्रिटेन है। ऑप्शन द सही है, ब्रिटेन। नेक्स्ट है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अकबर था, बाबर, हुमायूं या औरंगजेब। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था।
इसने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था और भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। और बाबर का जो मूल नाम है वह ज़हीरुद्दीन मुहम्मद था। क्या नाम था? ज़हीरुद्दीन मुहम्मद। इस तरह से आपका मुग़ल वंश का संस्थापक कौन हो गया? बाबर। ऑप्शन ब करेक्ट है। अगला है ताजमहल एवं लाल किला का निर्माण किसने कराया? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने? तो ताजमहल एवं लाल किला दोनों का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, इसलिए ऑप्शन ब करेक्ट है आपका, शाहजहां। नेक्स्ट है आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की, अकबर की, बाबर की या जहांगीर की? तो आईने अकबरी जो है अबुल फजल की रचना है। किसकी? अबुल फजल की। ऑप्शन अ सही है आपका। नेक्स्ट है रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास हैं, कबीर हैं, सूरदास हैं या कोई नहीं इनमें से? तो रामचरितमानस जो है इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन अ सही है, गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के रचनाकार हैं। अगला है बुलंद दरवाज़ा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने, शाहजहां ने, तानसेन ने या बाबर ने? तो बुलंद दरवाज़ा जो है इसका निर्माण अकबर ने करवाया। किसने? अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ऑप्शन अ सही है आपका। अगला है मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम क्या है? जागीरदारी पद्धति, इजारेदारी पद्धति, मनसबदारी पद्धति या तालुकेदारी पद्धति? तो मुगलों की सेना व्यवस्था जो थी इसका नाम था मनसबदारी प्रथा। क्या था? मनसबदारी प्रथा मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम था। ऑप्शन सा सही है आपका। अगला है मुगल शासन में खालिसा शब्द का तात्पर्य क्या था? अ है ऑप्शन वह भूमि जिसका स्वामी सम्राट स्वयं था। ऑप्शन ब समस्त शाही व्यक्ति। ऑप्शन स वह भूमि जहाँ से शाही कोष के लिए लगान एकत्रित किया जाता था। ऑप्शन द क्या है? धार्मिक भूमिदान। तो मुगल शासन में खालिसा शब्द का तात्पर्य था वह भूमि जहाँ से शाही कोष के लिए लगान एकत्रित किया जाता था। ऑप्शन स सही है, वह भूमि जहाँ से शाही कोष के लिए क्या लगान एकत्रित किया जाता था उसे खालिसा कहते हैं। ऑप्शन स आपका करेक्ट है। अगला है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ख्वाजा अब्दुल समद थे, सैयद अली तब्रिज़ी थे, बसावन या मनोहर? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार या चितेरा किसे कहा जाता था? मनोहर को। इस तरह से आपका ऑप्शन द है, मनोहर जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं। आपके अभी 50 क्वेश्चन बचे हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो लोग पहली क्लास को नहीं देखे हैं, पार्ट 1 जो था उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। बहुत ही क्लास है वो। आपको पता है कि यही सीरीज़ से ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके देखने को मिलते हैं। कम से कम 75% क्वेश्चन आपके सीरीज़ से ही आ जाते हैं, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है। तो अभी चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा।